अच्छा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के साथ क्या होता है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, ये हमने अभी पढ़ा है। अच्छा, कुशिंग सिंड्रोम के साथ क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा आपका एसीटीएच, और ये किसके साथ होता है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग के साथ होता है। एसआईडीएच का भी हमने अभी पढ़ा है, उसमें क्या है? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सेक्रीशन, इंक्रीज हो जाएगा एडीएच, और ये एसोसिएट किसके साथ करते हैं? स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग के साथ। हाइपर कैल्सीमिया किसके साथ था? पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन, ठीक है। और ये भी आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, हेड और नेक के साथ। स्कीमा सेल, नॉट स्मॉल सेल, स्कीमा सेल, हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलीसेथीमिया। पोलीसेथीमिया में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है एरिथ्रोपोइटिन, और ये है एसोसिएटेड विद रीनल सेल कार्सिनोमा और फियोक्रोमोसाइटोमा। अच्छा, एक्टोपिक पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ से प्रोड्यूस्ड होगा? फ्रॉम द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंग से। पैराथायराइड की बात कर रहे हैं। एक्टोपिक पैराथायराइड फ्रॉम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंग से होता है। अ मैन वाज फाउंड टू हैव हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग मल्टीपल पैक पर डे, हैज डेवलप स्मॉल सेल कार्सिनोमा या फिर ओट सेल। तो ओट सेल का पैरानियोप्लास्टिक उन्होंने पूछा कि वो क्या सेक्रेट करता है, तो क्या करता है? एसीटीएच सेक्रेट करता है। नेक्स्ट है स्मॉल सेल कार्सिनोमा या ओट सेल कार्सिनोमा, विच ट्यूमर मार्कर इज प्रेजेंट, तो कौन सा होगा? एसीटीएच होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, तो क्या है हमारे पास? स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद रीनल सेल। अब देखो, रीनल सेल कार्सिनोमा की बात की है तो क्या होगा? पोलीसाइथीमिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 50-year-old मैन हैविंग एकिंग पेन इन द राइट फ्लैंक एंड हिमाचोरिया। अब देखो, राइट फ्लैंक में एकिंग पेन है, हिमाचोरिया, इसका मतलब कोई ना कोई आपका किडनी का इश्यू चल रहा है, ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम इलेक्ट्रोलाइट आरएफटी इज नॉर्मल, लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा कि बन और आरएफटी आपके नॉर्मल है, एचबी 18 है, कैल्शियम जो है वो 11 है, ऑन गोइंग मैस इन द राइट फ्लैंक, और मैस भी है। तो क्या है डायग्नोसिस आपका? रीनल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग काज क्या काज करेगा? एसआईएडीएच काज करेगा। अच्छा, पर्सन च्यूइंग पान या बेटल नट्स, तो बेटल नट्स और पान क्या करता है? कौन सा कार्सिनोमा काज करता है? ओरल कैविटी। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या उन्होंने पूछा है? विच कॉम्प्लिकेशन में अकर, तो क्या होगा उसमें? सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस हो सकती है, ठीक है। अच्छा, प्री मैलिग्नेंट लियन, अच्छा इसमें ना आपने रूल ऑफ एल याद रखना है, ठीक है। पहला, अगर एक एल आ गया तो आगे आपने एल लगाना है, अगर दो एल इकट्ठे आ गए हैं तो फिर आगे एल नहीं लगाना। अब उन्होंने क्या पूछा? प्री मैलिग्नेंट लियन का पूछा, तो वो कौन सी है? ल्यूकोप्लेकिया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्री मैलिग्नेंट लियन मोस्ट लीथल। अब दो चीजें उन्होंने दो एल आ गया ना, लियन मोस्ट लीथल, तो वो कौन सी होगी? वो एरेथ्रोप्लेकिया होगी, फिर आपने एल वाला वर्ड नहीं यूज करना। नेक्स्ट है बेटल नेट च्विंग, तो ये क्या काज करेगा? सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस काज करेगा। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कौन सी होती है? सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है, स्केमस पेपिलोमा है, एक्टिनिक केराटोसिस और फिर बेरेट एसोफेगस, ये सारे क्या है? प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। प्री मैलिग्नेंट लियन काज क्या काज करेगी? क्रोनिक अल्सर काज करेगी। अच्छा, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन अमंग द फॉलोइंग, तो प्री मैलिग्नेंट देखो कंडीशन की बात पूछी है तो वो क्या है हमारे पास? लाइकन प्लेनिस है। और व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्री मैलिग्नेंट लियन इन द माउथ, तो माउथ में कौन सी होती है? लाइकन प्लेनिस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री मैलिग्नेंट लियन इन ओरल कैविटी, तो वो भी लाइकन प्लेनिस है। और दूसरा, इसका मैलिग्नेंसी का चांस पूछते हैं कि कितना परसेंट रिस्क है, तो 10 to 15% रिस्क होता है। प्री मैलिग्नेंट लियन एसोसिएटेड विद years ऑफ ईटिंग पान, तो पान खाने के बाद क्या होगा? सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस इन ओरल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस इज डिफाइंड एज, इसे हम क्या कहेंगे? प्री मैलिग्नेंट लियन कहेंगे। पेशेंट यूजेस स्मोकलेस टोबैको एंड डेवलप सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, इट इज, ये क्या है? प्री मैलिग्नेंट लियन है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्री मैलिग्नेंट लियन इन माउथ इन एडल्ट, तो क्या है? क्रोनिक अल्सर। अगर किसी को काफी अरसे का अल्सर है तो वो लियन में चेंज होने के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास प्री मेलिग्नेंट लीजन ऑफ वुल्वा, तो वो कौन सी होगी? पेगिड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ यंग फीमेल प्रेजेंट विद complain of elevated lesion in the vulva. Biopsy suggest a pre-malignant lesion. What is the likely diagnosis? तो उसमें क्या होगा? Paget disease होगी। और which of the following vulvar lesion is pre-malignant? तो वो कौन सी है? Squamous papilloma। विच कंडीशन इज प्री मेलिग्नेंट? तो प्री मेलिग्नेंट कंडीशन कौन सी होगी? बैरेट एसोफेगस। ये हमारा लास्ट टाइम क्वेश्चन था। द मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट कंडीशन ऑफ द एसोफेगल कैंसर इज, तो कौन सी होगी? बैरेट एसोफेगस होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लियन इज प्री मेलिग्नेंट लियन? तो प्री मेलिग्नेंट लियन क्या है? डिस्प्लेसिया। और डिस्प्लेसिया की डेफिनेशन क्या बताई है मैंने आपको? डिस्प्लेजिया में ये होता है कि वो होता है एपिथेलियल चेंजेस होती है ना। सेल का साइज वगैरह शेप जो है वो चेंज हो रही थी, जिसकी मैंने डायग्राम आपको दिखाई थी सेकंड नंबर वाली। हाँ जी। मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट लीजन इन द स्किन कौन सा होगा? जंक्शनल नेवस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री मेलिग्नेंट कंडीशन? तो वो कौन सी होती है? डिस्प्लास्टिक नेवाई। मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्री मेलिग्नेंट चेंज इन द माउथ इन एडल्ट, तो वो कौन सी होगी? क्रोनिक अल्सर होगा। प्री मेलिग्नेंट कंडीशन इन द ओरल केविटी, तो वो क्या है? ल्यूकोप्लेकिया। और लीथल प्री मेलिग्नेंट कंडीशन कौन सी है? तो वो क्या है आपके पास? एरेथ्रोप्लेकिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 45 ईयर ओल्ड वोमेन प्रेजेंट विद द वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर एन abortion and is advised to have a hysterectomy due to pre-malignant condition. The most likely diagnosis, तो उसे उसमें क्या होगा? atypical endometrial hyperplasia। अच्छा, ये चीजें मैंने क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। अगर कहेंगे कि नहीं थोड़ा स्पीड स्लो करो, तो फिर मैं स्लो कर दूंगी, क्योंकि ये काफी है और पहले ही आप सेचुरेट हुए में। अच्छा, 45-year-old lady come with vaginal bleeding after an abortion to which dilatation and curettage was done. The gynecologist advised a hysterectomy due to pre-malignant condition on histology. The most likely diagnosis, तो क्या होगा उसमें? क्यों कहा है उसने? हो सकता है कि वहां पे हाइपरप्लेजिया स्टार्ट हुआ हो, एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर प्री मेलिग्नेंट कंडीशन, तो क्या होगा उसमें? इंक्रीज एन बाई सी रेशो। तो इसमें वो MIP वाला जो निमोनिक हमने अप्लाई किया था वो पूरी उसमें आएगा, सीक्वेंस में अगर वो है तो। प्री मेलिग्नेंट लीजन ऑफ द वुल्वा, वो कौन सी है? पेगेट है। अ यंग फीमेल प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ एलिवेटेड लीजन ऑन द वुल्वा, बायोप्सी सजेस्टिव ऑफ प्री मेलिग्नेंट लीजन। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो क्या होगा? प्री मेलिग्नेंट लीजन इज पेगेट डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वल्वर लीजन इन द प्री मेलिग्नेंट? तो वो कौन सी है? स्केमस पेपिलोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर नेवर मेटास्टाइज? अब गौर से देख लो, नेवर मेटास्टाइज तो कौन सा है हमारे पास? बेजल सेल कार्सिनोमा है। अब बेजल सेल कार्सिनोमा लिप पे अगर होगा तो लोअर लिप पे होगा या अपर लिप पे होगा? बेसिल वाला लोअर लिप पे होता है ना। बेजल बॉस है, बॉस कहाँ पे होता है? अपर लिप, अपर लिप। अपर लिप बेसिल पे। वाला जो मुझे स्केमस है, बेस से याद आ रहा था। नहीं नहीं, बेजल को बॉस से याद रखना है। बॉस अब याद रहे। हमेशा ऊपर होता है, ठीक है? जो स्क्रूमस वाला होता है वो नीचे होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्री मेलिग्नेंट लीजन विच लीड टू स्केमस सेल कार्सिनोमा इज, तो वो कौन सी है? बोवेन डिजीज है। और प्री मेलिग्नेंट लीजन विच लीड टू स्केमस सेल कार्सिनोमा एंड नीड एक्सीजन, तो वो कौन सी है? एक्टिनिक केराटोसिस है। प्री मेलिग्नेंट लीजन ऑफ फेस अराउंड द चीक विच इज योर डायग्नोसिस? अब चीक की बात की गई है, चीक एरिया पे, ठीक है? तो क्या होगा? एक्टिनिक केराटोसिस होगी। स्नेरियो ऑफ द स्किन लीजन, डिस्क्राइब इरेगुलर ब्राउन कलर लीजन विद द हाइपर केराटोसिस।
और एटिपिकल सेल ऑन द फोरहेड ऑफ अ फार्मर, द लाइकली डायग्नोसिस तो क्या होगा, एक्टिनिक केराटोसिस होगा। मोस्ट कॉमन फैक्टर विच प्री डिस्पोज टू स्केमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन, तो वो कौन सा है, बोवेन डिजीज है। मोस्ट कॉमन प्रिकर्सर ऑफ द स्केमस सेल कार्सिनोमा तो क्या होगा, बोवेन डिजीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट प्री मेलिग्नेंट लीजन लीडिंग टू स्केमस सेल कार्सिनोमा, तो वो भी आपका बोवेन डिजीज है। और मेलिग्नेंसी काजिंग इन द स्किन लियन, याद रखना बोवेन डिजीज किसकी है, स्किन की है, स्किन लियन होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग लियन इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप इनटू मेलिग्नेंसी, तो वो भी बोवेन डिजीज है। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेलिग्नेंसी तो क्या है, वो इन्वेजन है। ठीक है, इसे हमने MIP से याद किया है। मेटास्टेसिस इज ग्रेटर देन इन्वेजन इज ग्रेटर देन प्लियोमार्फिज्म। इसे आगे लिख लो, इज ग्रेटर देन N/C रेशो। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द मेलिग्नेंसी क्या है, मेटास्टेसिस है। डिफरेंस बिटवीन द हाइपरप्लेजिया और बिनाइन ट्यूमर क्या होगा, ऑब्वियसली हमने उसका कैप्सूल देखना है। जो बिनाइन होता है वो इनकैप्सुलेटेड होता है, जो हाइपरप्लेजिया है वो इनकैप्सुलेटेड नहीं होगा। डिफरेंस बिटवीन मेलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर, तो मेलिग्नेंट क्या करता है, मेटास्टेसिस मेटास्टाइज करता है ना, तो मेटास्टेसिस देखेंगे आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ मेलिग्नेंसी क्या है, मेटास्टेसिस है। Study analyzing characteristic of the malignant neoplasm in the biopsy specimen, that the diagnostic microscopic criteria of the malignancy क्या होगा, invasion out to the adjacent tissue। क्योंकि उन्होंने मेटास्टेसिस की बात की है ना, तो मेटास्टेसिस क्या होती है कि जो साथ वाले टिश्यूज है वहां तक इन्वेजन होना। हॉलमार्क ऑफ मेलिग्नेंसी क्या होगा, इन्वेजन। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होगा, मेटास्टेसिस। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द मेलिग्नेंसी, तो वो भी हमारे पास मेटास्टेसिस है। एंड इक्विवोकल फीचर ऑफ द मेलिग्नेंसी, तो मेलिग्नेंसी में क्या होता है, मेट्स बनते हैं ना। व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ मेलिग्नेंसी, तो क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक फीचर। माइक्रोस्कोपिक, गौर से पढ़ो। ठीक है, तो क्या होगा, इन्वेजन टू द एडजेसेंट टिश्यू होगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग द बिनाइन फ्रॉम मेलिग्नेंट इज, तो कौन सा फीचर इन्हें डिस्टिंग्विश करता है, मेटास्टेसिस। हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द मेलिग्नेंसी क्या होगी, इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स इज डायग्नोज बाय, तो कैसे डायग्नोज करेंगे, इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन देखेंगे कि हुई है कि नहीं हुई। नेक्स्ट भी वही पूछा हुआ है इन्वेजन के बारे में, उससे अगला भी इन्वेजन टू एडजेसेंट टिश्यू है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, द मोस्ट रिलायबल फीचर ऑफ द दैट डिफरेंशिएट मैलिग्नेंट फ्रॉम द बिनाइन, तो हम कैसे करेंगे, जो मैलिग्नेंट होगा उसमें इन्वेजन शो करानी है। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्लो ग्रोइंग पेनलेस मास इन द superficial lobe of the parotid gland with the uh, pseudopods and no nuclear pleomorphism। सॉरी मैं गलत पढ़ गई, एंड नो कैप्सूल। अच्छा, उसका कोई कैप्सूल नहीं है, तो ये क्या होगा, प्लियोमार्फिक एडिनोमा होगा। ठीक है, मोस्ट रिलायबल मैक्रोस्कोपिक फीचर इज डायग्नोस्टिक फॉर द प्री कैंसरस लीजन ऑफ द सर्विक्स, तो वो कौन सा होगा, न्यूक्लियर प्लियोमार्फिज्म। A biopsy showing increased nuclear to cytoplasmic ratio, pleomorphism, mitotic figure without invasion, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। और इसकी अभी मैंने आपको पिक्चर भी शो कराई है। मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर मेटास्टेसिस तो क्या होगा, डाउन रेगुलेशन ऑफ ई कैटेरिन होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ई कैटेरिन है वो क्या करती है, सेल सेल को सेल से मिला रही होती है। ठीक है, अगर इसकी डाउन रेगुलेशन होगी तो क्या होगा, हमारे पास मेटास्टाइज होना शुरू हो कैंसर जाएगी। होगा। वन जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म प्रोमोटिंग द ट्यूमर मेटास्टेसिस, तो क्या होगा उसमें, डाउन रेगुलेशन ऑफ ई कैडेरिन। अच्छा, दी ट्यूमर यूजुअली एसोसिएटेड विद नर्व शीथ इन्वेजन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो नर्व शीथ के साथ है उसमें क्या है, एडिनाइड सिस्टिक कार्सिनोमा। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, तो वो क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि उसकी वेस्कुलर या हिमेटोजिनस इन्वेजन है। ठीक है, अच्छा, और करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द FNAC ऑफ द फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, तो उसमें क्या होगा, कैप्सूल में इन्वेजन हुई भी होती है। हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ ग्रेड 3 ट्यूमर इज, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, 50 to 75% अनडिफरेंशिएटेड मिलते हैं।
ट्यूमर यूजुअली एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ डिंपल्स इन ब्रेस्ट कैंसर। तो वो कौन सा होगा? कैंसर इन्वेजन एंड फाइब्रोसिस। उसमें इन्वेजन स्टार्ट हो जाएगी और फिर फाइब्रोसिस होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑरेंज पील अपीयरेंस इन द ब्रेस्ट इज प्राइमरली काज्ड बाय, तो वो किसकी वजह से होगी? कैंसर इन्वेजन फाइब्रोसिस की वजह से। सर्वाइकल कैंसर 3.5 सेंटीमीटर और होमो लेटरल लिम्फ नोड एक ही साइड का मतलब इनलार्ज है, ठीक है। पल्पेबल विद द ससेप्टेबल मेटास्टेसिस, टीएनएम क्लासिफिकेशन। तो ये पहले भी जो जितना भी सिनेरियो आई है उसमें 3.5 सेंटीमीटर ही दिया होता है, ठीक है। इसे अच्छे से रट्टाफाई कर लो, सेम ही आता है T2N1M1। One of the following tumor usually does not cause distinct metastasis। तो कौन नहीं काज करता? बेसल सेल कार्सिनोमा, ये हमने ऊपर भी पढ़ा। 50-year-old male with the breast cancer undergo radical mastectomy and later present with the lump in the breast, the possible cause। तो क्या हो सकता है? कि हो सकता है उसका ये जो ट्यूमर है वो मेटास्टाइज हो गया हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में आपको बताया हुआ है मेल चाइल्ड है विद द लेफ्ट टेस्टिस इन द मिड इंग्वाइनल रीजन एंड राइट इन द स्क्रोटम एट रिस्क ऑफ। तो क्या होगा? मिड इंग्वाइनल रीजन में है, वो नीचे डिसेंड ही नहीं की टेस्टी, तो उसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। 45-year-old woman with the cervical biopsy showing increased nuclear to cytoplasmic ratio, pleomorphism, mitotic figure without invasion। अब ये देख लो विदाउट इन्वेजन है तो क्या होगा? कार्सिनोमा इन situ, क्योंकि उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार्ट्स ही नहीं किया। हिस्टोलॉजिकल स्लाइड शो फीचर ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ड्रॉप शेप, gritty testes, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इन्वेजन। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लेकिन वो जो एसके सीरीज है उसमें वो जो वी वाला है ना वो है। याद है वो वी से नाम किसी को? मैम विरूसियस लफ्ज था। हाँ, जो विरोशियस टाइप है ना ये वो है, ठीक है। यहाँ पे जो डॉक्टर रफी साहब है उन्होंने की चेंज की है, स्केमस सेल की तरफ की है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास a male having left testes in the mid inguinal region, right in the scrotum is at risk। अब जो स्क्रोटम में है उसमें रिस्क किस चीज का होगा? मेलिग्नेंसी का होगा। कार्सिनोमा है फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो क्या होता है? कार्सिनोमा में इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन होगा, ठीक है। केराटिन क्या है? ये कार्सिनोमा कार्सिनोमा का करेक्टरिस्टिक फीचर है। जो खास तौर पे जो केराटिन पल्स हैं वो कौन से कार्सिनोमा में मिलेंगे? स्क्वेमस। वेरी गुड। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो होता है ना वेल डेवलप्ड वेल डिफरेंशिएटेड उसमें होते हैं केराटिन पल्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट इन कार्सिनोमा, अब इंटरमीडिएट फिलामेंट इन कार्सिनोमा क्या है? साइटोकेराटिन है। और मसल के अंदर क्या मिलेगा? इसमें वो निमोनिक जो मैंने आपको भी बताया था, सेंट CV2MD। तो एम से मसल, डी से डेस्मिन, CV, सी से कनेक्टिव टिश्यू, वी से विमेंटिन, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट कनेक्टिव टिश्यू विमेंटिन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास साइटोकेराटिन स्टेन फॉर व्हाट पर्पस? तो किस लिए करते हैं हम? कार्सिनोमा को देखने के लिए। ऑन स्टेनिंग साइटोकेराटिन इंडिकेट क्या इंडिकेट करेगा? नियोप्लेजिया को इंडिकेट करेगा। अच्छा, इसे मैंने यूं याद किया था कि साइटोकेराटिन के एंड पे एन आ रहा है तो एन से नियोप्लेजिया। डायग्नोसिस ऑफ एपिथेलियल ट्यूमर इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ किसके ऊपर हम करेंगे एपिथेलियल ट्यूमर का डायग्नोसिस? ऑन प्रेजेंस ऑफ साइटोकेराटिन। साइटोकेराटिन स्टेनिंग इज यूजफुल फॉर किस लिए हम कराते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ नियोप्लाज्म एज कैंसर। ये हमने अभी वो फर्स्ट एड में पढ़ा है। अच्छा, मोस्ट कार्सिनोमा कंटेन विच इंटरमीडिएट फिलामेंट? तो कौन सा होता है? साइटोकेराटिन होता है। साइटोकेराटिन इज एग्जांपल ऑफ किसकी एग्जांपल है? इंटरमीडिएट फिलामेंट की। इन कार्सिनोमा विच फिलामेंट आर प्रेजेंट? तो कौन सा होगा? केराटिन होगा। कार्सिनोमा हैव फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो केराटिन है। और आगे भी इंटरमीडिएट फिलामेंट का पूछा हुआ है। नेक्स्ट है साइटोकेराटिन स्टेन इज यूजफुल किसके लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ नियोप्लाज्म एज कैंसर। एन एक्सपेरिमेंट series of the immunohistochemical stain are employed to identify the different cellular component the cytokeratin stain is mostly useful for। तो किस लिए करते हैं? वही नियोप्लाज्म को देखने के लिए कि वो कैंसर है कि कार्सिनोमा उसका बना हुआ है कि नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में नेक्स्ट भी वही केराटिन वाले हैं। केराटिन पल्स का मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हेन डिफरेंशिएटेड के मसल कार्सिनोमा में होता है।
अच्छा, मसल के अंदर डेस्मिन होती है, ये भी हमने पढ़ लिया है, और विमेंटिन का भी आपने पढ़ लिया है। नीचे आ जाओ 231 पे। व्हाट इज द नॉन मेलिग्नेंट? नॉन मेलिग्नेंट कौन सा है हमारे पास? हेमार्टोमा है। ठीक है, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स यहाँ पे आपको बताया हुआ है, द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर बच्चों में कौन सा होगा? मेडुलोब्लास्टोमा होगा, बच्चों में मेडुलोब्लास्टोमा मेलिग्नेंट। मोस्ट लाइकली काज ऑफ एनीमिया इन द मेलिग्नेंट ट्यूमर, तो वो क्या है? हेमरेज है। और मेलिग्नेंट ट्यूमर डू नॉट काज एनीमिया बाय, कैसे नहीं काज करेगा? डू नॉट काज एनीमिया बाय इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, मतलब इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस नहीं काज करता जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द मीजनकाइमल टिश्यू? ठीक है, तो इसका अभी हमने नमोनिक किया, कौन सा? बताओ बच्चों, क्या नमोनिक किया हमने? इसका डॉक्टर रोज मुझे नींद आ गई थी आपका लेक्चर सुनते सुनते। हाय, ना करें। बताओ आइस एसएमएस वाला। आपने बताया था पता नहीं आई इसमें साइलेंट है, सी से कौन सा था हम्म, जो एपिथेलियल इन रीजन होता मैं भी पता नहीं कोई एम्ब्रियोनल जो रीजन। कार्सिनोमा होते हैं वो, है? हाँ, जो कार्सिनोमा होता है वो क्या है? एपिथेलियल इन ओरिजिन है। जो रीजन सार्कोमा होता है, होता है वो क्या है? मीजेनकाइमल इन मीजनकाइमल ओरिजिन है। इन रीजन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो। वन ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर इज मेलिग्नेंट, तो कौन सा है हमारे पास? ग्लाइयोमा है। ठीक है, मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन इन द सेकंड डिकेड, सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ में कौन सा है? ओस्टियोसार्कोमा है। मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर बिहेवियर किसका होता है? मेलानोमा का। इसे हमने कैसे याद किया? एक्स नमोनिक से, ए एक्स ई। ए से मोस्ट एग्रेसिव, एक्स से इसका रिस्क फैक्टर है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, और ई से क्या है? इमिश्री वेन। ये फैलता है टू द ऑर्बिटल कैविटी थ्रू इमिश्री वेन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मेलिग्नेंट मेलानोमा। इसका रिस्क फैक्टर बताया हुआ है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। ठीक है, मेलिग्नेंट मेलानोमा इन्वेड द ऑर्बिटल कैविटी थ्रू इमिश्री वेन। एक्स नमोनिक बस वही कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वो पेशेंट का बताया हुआ है विद अ पॉजिटिव कोलोन कैंसर वाज डायग्नोज्ड विद अ पोलिप विच ट्रांसफॉर्म इनटू मेलिग्नेंसी, तो ये क्या है? एडिनोमेटस पोलिपोसिस है। तो फिमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस हमने अभी पढ़ा है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बिनाइन ट्यूमर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिनाइन ट्यूमर, तो वो क्या है? लियोमायोमा है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द पेंक्रियास, पेंक्रियास का कौन सा है? सिस्टिक एडिनोमा। ठीक है, अच्छा ओवरी का जो जर्म सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी है उसमें क्या है? बिनाइन टेराटोमा है। जो टेराटोमा में है ना, उसमें तीनों जर्म लेयर आ जाती हैं, नेल होंगे, हेयर होंगे, बोन्स होगी, सारा कुछ होगा। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इन जीआईटी, तो वो कौन सा है? स्मूथ मसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिनाइन ट्यूमर, तो बिनाइन कौन सा है? वार्थिन ट्यूमर। ठीक है, और मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, तो वो कौन सा है? प्लियोमार्फिक एडिनोमा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर, तो यहाँ पे एम्ब्लियोब्लास्टोमा, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है? बीसीसी इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा। अच्छा, नेक्स्ट है मल्टी नोड्यूलर रेडियोलेंसी ऑन द रेडियोग्राफ फॉर द मैंडिबुलर मोलर एरिया इन द पैथोगोनोमिक फार, तो ये किसके लिए है? एम्ब्लियोब्लास्टोमा के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है अ पेशेंट विद द सर्कमस्क्राइब रीनल मास विद द वेरीगेटेड अपीयरेंस, तो वो कौन सा होगा? रीनल सेल कार्सिनोमा होगा। हिमाटोमा इज डिफाइंड एज, हिमाटोमा क्या होता है? मास ऑफ द मेच्योर डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू इंडिजियस टू दैट ऑर्गन, मतलब जहाँ का है, फर्स्ट करो अगर हमारी ब्रेन का है, अगर हमारी स्कल वाले एरिया का है, तो वह उसी जगह पे मौजूद होगा। ठीक है, ट्यूमर यूजुअली एसोसिएटेड विद द नर्व शीथ, तो नर्व शीथ के साथ कौन सा होता है? एडिनाइड सिस्टिक एडिनोमा होता है। अच्छा, डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया की देखो यहाँ पे डेफिनेशन बताई हुई है, चेंज
चेंज इन साइज शेप एंड पोलैरिटी को आप डिस्प्लेजिया कह रहे हैं, ठीक है। प्लियोमॉर्फिज्म क्या है? एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल विद लॉस ऑफ साइज शेप एंड ओरिएंटेशन है। कार्सिनोमा इन सीटू क्या होता है? वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार्ट्स नहीं करता, और इसमें क्या होगा? इंक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो और क्लम्प्ड क्रोमेटिन होते हैं। इन्वेजिव कार्सिनोमा, जो इन्वेजिव होता है उसमें क्या होता है? सेल हैव इन्वॉल्व बेसमेंट मेम्ब्रेन यूजिंग कोलेजिनेसिस और हाइड्रोलिसिस, और इसमें सेल टू सेल कांटेक्ट लॉस हो जाता है बाय इनएक्टिवेशन ऑफ ई कैटेरिन। और मेटास्टेसिस में क्या होता है कि चीजें जो है ना, वो ये जो मेट्स हैं वो चले जाते हैं कहाँ पे? लिम्फेटिक्स के थ्रू, दूसरे ऑर्गन्स में, या फिर ब्लड के थ्रू, ठीक है। डिस्प्लेसिया इज मेनली सीन इन, तो ये किस में मिलेगा? मेनली आपको एपिथेलियम के अंदर मिलेगा। डिस्प्लेसिया का क्या मतलब है? लॉस ऑफ पोलैरिटी और आर्किटेक्चर। चेंज इन साइज शेप एंड पोलैरिटी किस में होगी? डिस्प्लेसिया में। रिवर्सिबल डिसऑर्डरली मेचुरेशन ऑफ वेरिएबल साइज शेप पोलैरिटी ऑफ द सेल, इसे हम क्या कह रहे हैं? डिस्प्लेसिया कह रहे हैं। नेक्स्ट भी वही डिस्प्लेसिया का दिया हुआ है। सीक्वेंस ऑफ द एपिथेलियल मेटाप्लेसिया टू डिस्प्लेसिया एंड कार्सिनोमा इन सीटू मोस्ट विड बी करेक्टरिस्टिक फॉर, तो ये किस लिए है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन ऑफ यूट्राइन सर्विक्स के लिए। और इसमें स्ट्रेन कौन सा होता है? एचपीवी का सब टाइप कौन सी है? 16 और 18। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इटियोलॉजिकल एजेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिस्प्लेसिया इन द सर्विक्स, तो वो क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। आगे सारे वही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के ही दिए हुए हैं। 40 ईयर ओल्ड वुमेन डायग्नोस्ड विद द डिस्प्लेसिया ऑन पैप smear showing cancer, showing nuclear chromasia and quailocyte, तो वायरस इन्वॉल्व कौन सा होगा? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। पैप स्मीयर of the 18-year girl show mild dysplasia in the cervix, which grade it is, तो ये कौन सा है? कार्सिनोमा इन सीटू 1 है। अच्छा, मुझे ये बताओ, पैप स्मीयर प्राइमरी प्रिवेंशन है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन है? सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ठीक है। पैप स्मीयर फाइंडिंग न्यूक्लियाई लार्ज प्रेजेंट विद एडवाइस टू पैप स्मीयर आफ्टर 6 मंथ, तो उसमें क्या होगा? डिस्प्लेजिया। अब यहाँ पे सारे डिस्प्लास्टिक के कोई ना कोई आपको सिम्टम, कोई ना कोई मतलब हिंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, या फिर देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यूरियल साइट ऑफ फाइब्रस डिस्प्लेजिया, तो फाइब्रस डिस्प्लेजिया कहाँ पे होता है? मैक्सिला में होता है। 45-ईयर ओल्ड वुमन विद द एक्सट्रीम हाइपर टेंशन बायलेटरल स्मॉल किडनी एट अटॉप्सी लाइकली हैड, तो उसमें क्या होगा? फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया होगा। नेक्स्ट है सर्वाइकल डिस्प्लेजिया काज्ड बाय, तो कौन काज करता है? मल्टीपैरिटी की वजह से, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सर्वाइकल डिस्प्लेजिया कौन सा है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है आपने। सर्वाइकल डिस्प्लेजिया किसकी वजह से है? मल्टीपैरिटी। और मोस्ट कॉमन काज पूछी हो तो वो कौन सी है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सर्वाइकल डिस्प्लेजिया इज मल्टीपैरिटी। अच्छा, और फेलियर रेट ऑफ आईयूसीडी कितना होता है? लेस देन 1% है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूसीडी क्या होगी? इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। अब इसमें आप याद रखो, अगर मोस्ट कॉमन पूछे तो मल्टीपैरिटी इज ग्रेटर देन लिखना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर स्ट्रक्चर, तो वो कौन सा है? हमारा लिम्फ नोड है। मोस्ट कॉमन रेडिएशन रिलेटेड ब्रेन ट्यूमर, तो वो कौन सा होगा? मिनेंजियोमा होगा। ब्रेन ट्यूमर की उन्होंने बात की है, वैसे रेडिएशन रिलेटेड नहीं बात की। अगर वैसे ही पूछे कि रेडिएशन रिलेटेड ट्यूमर कौन सा होता है, कोई ऑर्गन या कोई जगह को स्पेसिफाई ना करे, तो वहां पे आपने लाड़काना सुई गैस कंपनी निमोनिक याद करना ल्यूकीमिया। है। लाड़ लिम्फोमा, लिम्फोमा, नॉट ल्यूकीमिया, लिम्फोमा। Lymphoma is greater than seminoma, is greater than craniopharyngioma, is greater than glioma, और ग्लायोमा भी कौन सा? ब्रेन स्टेम ग्लायोमा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर, वो कौन सा है? सेमिनोमा है। रेडिएशन यूजली काज कैंसर आफ्टर कितना टाइम के बाद? 10 साल के बाद करती हैं। मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन इज क्या होगा आपका? लिम्फ नोड। आयोनाइजिंग रेडिएशन इन बॉम्ब ब्लास्ट विल मोस्ट लाइकली काज, तो क्या काज करेगा? ल्यूकीमिया काज करेगा। पेपिलरी ट्यूमर फीमेल रिसेंटली diagnosed come to you OPD with no previous history cause
व्हाट इज द मोस्ट रिस्क फैक्टर काजिंग द ट्यूमर। अब देखो वो कह रहे हैं पीछे से कोई उसकी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, तो अब रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर उसमें रेडिएशन इन चाइल्डहुड हो सकता है, ठीक है। पेशेंट अंडरवेंट रेडियोथेरेपी एज ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ द कार्सिनोमा, ही प्रेजेंट फ्यू डे लेटर विद द स्किन अल्सरेशन एंड फाइब्रोसिस। तो काज क्या होगा? डिस्क्रिमेशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेजिंग फ्रॉम एनी मेलिग्नेंसी इज डन टू सी। तो स्टेज हम स्टेजिंग क्यों कराते हैं? एक्सटेंट या फिर स्प्रेड देखने के लिए। अब ग्रेडिंग और स्टेजिंग, ग्रेडिंग क्या है? डिफरेंशिएशन या फिर माइटोटिक एक्टिविटी और हिस्टोलॉजी है। मतलब ग्रेड में हमने यही देखना होता है कि कौन से बच्चे ने कितना ग्रेड्स लिए हैं, उसके मुताबिक हमने डिफरेंशिएट करना है। अब मुझे ये बताओ, हाईली ग्रेडेड जो ट्यूमर है वो वेल डिफरेंशिएटेड होगा या लेस डिफरेंशिएटेड होगा? लेस डिफरेंशिएटेड होगा। लेस होगा कि हाई होगा? लेस नहीं होगा कि मतलब जितनी ज्यादा उसकी वो कम होगा, मतलब प्लियोमार्फिज्म होगा जितना ज्यादा, उतना ज्यादा उसकी ग्रेडिंग हाई होगी। ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उसमें डिफरेंशिएशन होगी उतना ज्यादा ग्रेडिंग उसकी हाई होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या करती है? डिग्री ऑफ स्प्रेड या लोकलाइजेशन बताती है। और पेशेंट का प्रोग्नोसिस कौन बताएगा? ग्रेडिंग बताएगी या स्टेजिंग बताएगी? स्टेजिंग बताएगी। हाँ, स्टेजिंग बताएगी। अच्छा, अब इसके अंदर यही सारा कुछ लिखा हुआ है, जो ग्रेडिंग और डिफरेंट न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन के बारे में बताया हुआ। जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन होगी उतना अच्छा उसका ग्रेड होगा। ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर मीन उसका क्या मतलब है? डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर एनाप्लेजिया, ठीक है। और ग्रेडिंग क्या डिटरमाइन करता है? नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन द कैंसर सेल। स्टेजिंग इज द मेथड टू डिटरमाइन स्प्रेड टू द अदर एरिया। अच्छा, उसके बाद स्टेजिंग क्या बताती है? एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड बता रही होती है आपको। और ये ट्यूमर मैस का बताया वही 3.5 वाला, इप्सिलेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट और मोबाइल विद द सस्पेक्टेड मेटास्टेसिस। तो ये क्या है? T2N1M1 है। और मोस्ट हेल्पफुल प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर इन सीए कोलॉन। सीए कोलॉन प्रोग्नोस्टिक वे में मैंने आपको कहा क्या कराते हैं? स्टेजिंग कराते हैं। स्टेज देखेंगे, स्टेजिंग ऑफ द डिजीज। स्टेजिंग ऑफ द मेलिग्नेंट ट्यूमर डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सटेंट ऑफ इन्वेजन पे। स्टेजिंग शो क्या शो कराएगी? एक्सटेंट ऑफ इन्वेजन शो कराती है। स्मोकर विद नॉन हीलिंग रेज्ड इरेगुलर बॉर्डर्ड अल्सर ऑन द लोअर लिप। अब गौर से देखो, लोअर लिप की बात की है तो लोअर लिप पे क्या है हमारे पास? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अगर अपर लिप की बात करें तो बॉस अपर पे होता है तो उससे बेजल सेल कार्सिनोमा। लोअर लिप की बात करें तो जो आपका सेक्टरी है वो लोअर लोअर पे होगा, ठीक है। लोअर लिप इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव्ड होता है? मैंडिबुलर प्रोमिनेंस से। मोस्ट कॉमन इंट्राओरल साइट ऑफ द बेजल सेल कार्सिनोमा क्या होगा? बकल म्यूकोजा। अच्छा, 20-year old boy present with the bald patch on the scalp skin since birth. On examination, there is yellow patch in the smooth velvety surface. Histopathology reveal epididymal papillomatosis and numerous sebaceous gland situated at the high level in the dermis. Serious complication क्या होगी उसमें? Basal cell carcinoma होगा. Which eye tumor is least potential to metastasize? तो कौन सा है हमारे पास? बेसल सेल कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा वो कौन सा होता है? नोड्यूलर टाइप है। अच्छा, लो डोज ईस्ट्रोजन पील काज, तो ये क्या काज करेंगी? हेपेटिक एडिनोमा काज करेंगी। इफ आस्क ईस्ट्रोजन पील कंटेनिंग ओसीपी, तो वो क्या काज करता है? इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज ग्रेटर देन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। लेकिन अगर हाई डोज ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपी की बात करें तो वो क्या काज करेगा? increased risk of endometrial carcinoma. If asked low estrogen containing OCP, तो वो क्या काज करता है हमारे पास? हिपैटिक एडिनोमा। बस इतना फर्क याद रखना है कि लो का पूछ रहे हैं कि हाई का पूछ रहे हैं। अगर हाई का पूछे तो क्या होगा? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो अगर फिरोज आप बस कर दें, हम लो का खुद पूछे पढ़ तो क्या लेंगे। होगा? ये थोड़ा सा रहता है, ये कवर कर लो। उसके बाद ना बस थोड़ा सा ही है, 3 पेजेस रहते हैं।
नॉन कंट्रासेप्टिव बेनिफिट ऑफ द कंट्रासेप्टिव पिल क्या होगा, ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम द ओवेरियन कैंसर, ठीक है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द ईस्ट्रोजन इंक्रीज रिस्क ऑफ, किस चीज का रिस्क इंक्रीज होगा, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क उसमें इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट भी सारा यही आपको बताया हुआ है। ये नीचे वाला देखो, अ पोस्ट मीनोपॉजल वोमेन 5 ईयर प्रेजेंट विद द ब्लीडिंग, अल्ट्रासाउंड पे क्या मिलेगा हमें, एंडोमेट्रियल थिकनेस इंक्रीज हुई हुई मिलेगी। तो क्या है ये, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन इन द पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन, तो क्या होगी उसमें, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओसीपी का पूछा हुआ है, वो इनहिबिट करती है एफएसएच को। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ ओवेरियन कैंसर। अच्छा आगे ना ट्रांसलोकेशन बताई हुई है। पहली ट्रांसलोकेशन फिलीडेल्फिया क्रोमोसोम की है, क्या है 922। अच्छा बर्किट लिम्फोमा की क्या है 814 है। फिलीडेल्फिया क्रोमोसोम किसके साथ होता है, कैमल सीएमएल के साथ। इसमें क्या होता है, बीसीआर एबीएल हाइब्रिड होता है। फॉलिकुलर लिम्फोमा के साथ क्या है, बीसीएल2 एक्टिवेशन है, जिसमें क्या हो रहा है 1418 है। और ये जो M3 स्पेशल टाइप ऑफ एएमएल है, उसकी ट्रांसलोकेशन क्या है 1517 है। अच्छा एएमएल की एक और वो भी है ट्रांसलोकेशन, वो कौन सी है, 821, याद आया। ठीक है, देखिए फिलीडेल्फिया क्रोमोसोम एसोसिएटेड विद किसके साथ एसोसिएट करेगा, सीएम के साथ एसोसिएट करेगा। अब सीएमएल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में मेनली क्या आएगा, सीएमएल में क्या हो रहा होता है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है ना। हाँ तो इसमें क्या होगा हमारे पास, एक तो फिलीडेल्फिया क्रोमोसोम मिलेंगे, इमेच्योर माइलाइड लिनेज होगा, 922 इसकी ट्रांसलोकेशन है, मैसिव स्प्लीनोमेगैली होगी, और करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें नो लिम्फेडिनोपैथी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ओल्ड पेशेंट विद द रेज्ड एब्सोल्यूट डब्ल्यूबीसी काउंट, व्हाट वुड यू प्रेफर, तो आपने क्या करना है, उसका बोन मैरो एस्पायरेशन करानी है। एस्पायरेशन हैज अ हाई स्पेसिफिसिटी, its sensitivity depend on the disease, तो biopsy is mandatory in most of the cases। अच्छा patient with the thrombocytopenia petechiae bleeding from the gum ulceration of the lower lip with the paresthesia was advised full blood count and bone marrow biopsy most likely diagnosis, तो ये क्या है हमारे पास ल्यूकीमिया है। और हमारे पास 60-year-old patient with 8 month history of low HP mature looking, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, mature looking lymphocyte, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है क्या होगा इसमें, साथ में जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी भी दी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट हो गए हैं, तो बाकी स्मज सेल बचे हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, मेच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट कह रहे हैं। तो ये किस चीज का सिनेरियो है, सीएलएल का। पेशेंट विद thrombocytopenia petechiae bleeding from the gum ulceration of the lip with the paresthesia, advice full blood count, bone marrow biopsy most likely, तो ये क्या है उसे ल्यूकीमिया। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 814 ट्रांसलोकेशन और सी माइस्टीन, तो क्या है बर्किट लिम्फोमा। अच्छा मेल प्रेजेंट विद द फीवर, सर्वाइकल lymphadenopathy, he has diagnosed as case of Burkitt lymphoma, which of the following associated condition, तो क्या होगा उसमें 814। follicular lymphoma का पूछा तो वो किसमें होता है 1418, उसकी ट्रांसलोकेशन है। और ट्रांसलोकेशन ऑफ एएमएल की दूसरी मैं ही पूछ रही थी 821 हो गई, ठीक है। सीएमएल की पूछी हुई है तो वो 922 है, एएमएल की 821 है। और आगे भी आपके पास उसकी पूछी हुई है, क्या नाम है, फिलीडेल्फिया क्रोमोसोम की, दोनों इसमें ना, तो वो क्या है 922 है, ठीक है। अच्छा इसमें ना वो
डायग्नोस्टिक पॉइंट देख लो क्या क्या बता रहा है। 50-year-old मैन प्रेजेंट विद HP 8.2 WBC है, प्लेटलेट काउंट एंड मैसिव स्प्लेनोमेगाली। मैंने कहा मैसिव हमेशा किस में आएगा, कैमल, ऊंट, ऊंट जो होता है ना उसका जो स्प्लीन होती है वो बहुत मैसिव होती है, ठीक है, यूं याद रखो, CML, कैमल। अच्छा नेक्स्ट है, इन हॉजकिन लिम्फोमा द मैलिग्नेंट सेल इज, हॉजकिन में मैलिग्नेंट सेल कौन से होते हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल होते हैं जिसमें 2 ऑल आई न्यूक्लियाई होती है, ठीक है। नोड्यूलर स्क्लेरोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा है जिसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल मिलेंगे और फाइब्रोटिक बैंड मिलेगा और उसका प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट है। मिक्स सेलुलैरिटी जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है, इसमें भी रीड स्टर्नबर्ग सेल होंगे लेकिन नो बैंड, कोई बैंड नहीं होगा और इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस है इसका। जो लिम्फोसाइट रिच है, जो रिच लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उसका जो वो है प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छा है लिम्फोसाइट रिच का, ठीक है। ये होता है किसमें है, ओल्डर मेल में होता है और इसमें भी रिच स्टर्नबर्ग सेल होंगे और अबंडेंट लिम्फोसाइट होंगे गुड प्रोग्नोसिस के साथ। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, जो डिप्लीटेड होते हैं, गरीब होते हैं, उनमें प्रोग्नोसिस भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये किसमें होंगे, ओल्डर मेल में होंगे। रीड स्टर्नबर्ग सेल इसमें भी होंगे, डिफ्यूज फाइब्रोसिस होगी और वर्स्ट प्रोग्नोसिस, ठीक है। लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट वाला जो है वो यंग मेल में होता है और इसमें इस कॉर्न सेल होते हैं, बस बेस्ट प्रोग्नोसिस। जो प्रीडोमिनेंट होता है या जो प्रो बंदा होता है ना, प्रीडोमिनेंट प्रो बंदा, तो उससे याद रखो कि प्रोग्नोसिस उसका बेस्ट है और पॉपकॉर्न खाता है वो, पॉपकॉर्न की तरह की सेल मिलेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, तो हॉजकिन लिम्फोमा की कॉमन टाइप कौन सी है, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की बताओगे मुझे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है? नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है? मेच्योर बी सेल लिम्फोमा, याद है ना? अच्छा नेक्स्ट देखो, सिनेरियो ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा विद द लेक्यूनर सेल। अब जब पे लेक्यूनर सेल आ जाए तो वो प्रोग्नोस्टिक है किसके लिए, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस के लिए। हॉजकिन डिजीज टाइप इज द बेस्ट प्रोग्नोसिस, तो क्या होगा उसमें, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस होगा, बेस्ट प्रोग्नोसिस है, ठीक है। अच्छा, Hodgkin lymphoma with involvement of supraclavicular lymph node, mediastinal lymph node on the same side of the diaphragm। अब देखो सेम साइड ऑफ द डायफ्राम पे है, दो लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड भी और सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड भी, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज है, स्टेज 2A है। रेड स्टर्नबर्ग सेल विद द मिक्स सेलुलैरिटी इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगी, हॉजकिन डिसीज को इंडिकेट करती है। इसके अलावा चाइल्ड विद फीवर, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, पेरिफेरल फिल्म शो एटिपिकल लिम्फोसाइट with enlarged cell and granule CD15 and 30 are positive, तो क्या है ये, हॉजकिन लिम्फोमा है आपका, CD13 और 50 इसमें पॉजिटिव है। A patient with the Hodgkin disease develop fever, neck rigidity, CSF culture yield growth of fungus। the organism को, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा इसमें, क्रिप्टोकोकस होगा। याद रखना, हॉजकिन डिजीज में जिसमें फीवर और नेक रिजिडिटी आ जाएगी तो वो क्या होगा, हमारे पास क्रिप्टोकोकस उसमें ऑर्गेनिज्म होगा। अच्छा नेक्स्ट है, a male present with the fever, cervical lymphadenopathy, he was diagnosed as a case of Burkitt lymphoma, which of the following condition, तो उसमें क्या होगा, ट्रांसलोकेशन 814 होगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, patient with HIV for 10 year with the abdominal obstruction and pain, scan show in intestinal mass which resected and show infiltration and invading the tumor most likely, तो वो कौन सा होगा, बी सेल लिम्फोमा। और मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमरस क्राउडेड फॉलिकल ऑफ स्मॉल मोनोमॉर्फिक लिम्फोसाइट इन द सर्वाइकल लिम्फ नोड बायोप्सी। तो देखो मोनोमॉर्फिक साइट्स हैं, ठीक है, और क्राउडेड फॉर्म में फॉलिकल्स मौजूद हैं छोटे छोटे, तो ये क्या है, पोअरली डिफरेंशिएटेड लिम्फोसिटिक लिम्फोमा है। हॉजकिन डिजीज में क्या होता है, स्प्रेड टेंड टू बी कॉन्टीजियस एक्सटेंशन,
है। अच्छा, रिगार्डिंग हॉजकिन लिम्फोमा 2 इज हॉजकिन लिम्फोमा में ये कॉन्टीजियस लिम्फेटिक स्प्रेड है। इसका सीएसएफ एग्जामिनेशन सीएसएफ की इंपॉर्टेंट टू रूल आउट की किसे रूल आउट करने के लिए हम कराते हैं, लिम्फोमा को। ये आपका इस दफा का क्वेश्चन था। हिस्टोलॉजिकली लिम्फोमा इज डायग्नोज बाय, कैसे डायग्नोज करेंगे, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से। हॉजकिन लिम्फोमा द मैलिग्नेंट सेल इज कौन से होते हैं, रीड-स्टेनबर्ग सेल होते हैं। हिस्टोलॉजी लिम्फोमा इज डायग्नोज, तो उसमें क्या है, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सी माइस जीन डिस्ट्रप्शन इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ होगा, बर्किट लिम्फोमा के साथ। ये हमने अभी किए हैं, सी माइस, एन माइस और एल माइस। सी माइस किस में है, बर्किट लिम्फोमा में। एन माइस, एन से न्यूरोब्लास्टोमा, और एल माइस किस में होगा, एल से लंग, ठीक है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग में होगा। बर्किट लिम्फोमा ऑन्कोजीन इज बाय एब्सेंट वायरस वाया, तो कैसे होगा, प्रोटो ऑन्कोजीन सी माइस जीन की एम्प्लीकेशन की वजह से। सी माइस ट्रांसलोकेशन सीन किस में मिलेगी आपको, सी माइस की बर्किट लिम्फोमा के अंदर। 30-year-old फीमेल विद द नेक मास डायग्नोज एज अ हाई ग्रेड बी सेल लिम्फोमा विद सी माइस ट्रांसलोकेशन। देखो, हाई ग्रेड बी सेल लिम्फोमा है लेकिन साथ में सी माइस ट्रांसलोकेशन भी है, ठीक है। ये कौन सा वायरस काज करता है, एप्स्टेन वायरस। नेक्स्ट आपको ट्रांसलोकेशन दी हुई है 814, किसकी होती है, बर्किट लिम्फोमा की। न्यूरोब्लास्टोमा ट्यूमर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो उसमें क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ एन माइस ऑन्कोजीन। एन माइस ऑन्कोजीन म्यूटेशन इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट करेगा, न्यूरोब्लास्टोमा के साथ। विच अमंग दिस चाइल्डहुड ट्यूमर विद द जीन एम्प्लीफिकेशन, चाइल्डहुड बच्चों का ट्यूमर कौन सा होता है, न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरो, ठीक है, नॉट नेफ्रो, न्यूरो। अच्छा, आगे है 3-year-old मेल child present with the large intra-abdominal tumor FNA revealed small blue cell tumor। अब याद रखना, small blue cell tumor of childhood कौन सा होता है, न्यूरोब्लास्टोमा होता है, ठीक है। A characteristic feature of the neuroblastoma क्या होगा, increased secretion of the catecholamine in the urine। आगे वही का पूछा हुआ है, फेमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस, उसमें क्या होता है, एपीसी जीन का डिफेक्ट आता है। Having its own particular type of formation, spherical mass of the hard tissue fused to root of tooth। तो ये क्या है हमारे पास, मेंटोमा। ये एक्चुअली आपका जो डेंटिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू कपोसी सार्कोमा हिस्टोलॉजिकली, तो सिमिलर कौन सा होगा, बिसिलरी एंजियोमाटोसिस, ठीक है। अच्छा, एंजियोसार्कोमा क्या है हमारे पास, मैलिग्नेंट एंडोथेलियल ट्यूमर है। इट्स एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट है, टॉक्सिक एक्सपोजर टू द आर्सेनिक और रेडियो एक्टिव डायग्नोस्टिक एजेंट जैसे थोरियम डाइऑक्साइड, ठीक है। पॉलीविनाइल फिनाइल विनाइल क्लोराइड स्पेसिफिकली एसोसिएट होता है विद द एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर। इट मे अराइज द स्किन ऑफ ब्रेस्ट फॉलोइंग रेडिएशन थेरापी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, मतलब रेडिएशन थेरापी अगर हुई ब्रेस्ट कैंसर में तो उसके बाद भी एंजियो हो सकता है। इसके अलावा एंजियोसार्कोमा हमने हार्ट में भी पढ़ा है, कपोसी सार्कोमा। अच्छा, ये एंजियोसार्कोमा की क्या हमने की है, हार्ट की ट्यूमर की क्लासिफिकेशन में। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें हमने पढ़ा है ARMR। इसका क्या मतलब है, जो एंजियोसार्कोमा है वो कहाँ पे है, वो आपका राइट वेंट्रिकल में है, ठीक है। आर से है रेब्डोमायोसार्कोमा, ठीक है, वो कहाँ पे है हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और एम से क्या है, मिक्सोमा, मिक्सोमा कहाँ पे होगा, लेफ्ट एट्रियम में होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कपोसी सार्कोमा। ये क्या है, मैलिग्नेंट वेस्कुलर ट्यूमर है, एसोसिएटेड विद ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 HHV8 के साथ, ठीक है। आल्सो कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, कपोसी सार्कोमा हर्पीस वायरस। अच्छा, और इसका जो एपिडेमिक है वो है अ कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, मतलब कपोसी सार्कोमा किस में होता है, एड्स में। एक्सपोजर टू विनाइल क्लोराइड एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विनाइल क्लोराइड के साथ क्या होगा, हिपेटिक एंजियोसार्कोमा, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्किन ट्यूमर एसोसिएटेड विद HIV कौन सा है, कपोसी सार्कोमा। 38-year-old man has increased dyspnea with peripheral edema worsening of the past 2 years. On physical examination, he has
diffuse, crackle, auscultate both lungs. Test radiographs show that the heart nearly fill the chest. A chest CT scan and demonstrate 10 centimeter mass in the right ventricle. अब देखो right ventricle का कौन सा ट्यूमर है जो सर अभी हमने पढ़ा. Diagnosis of the homosexual male with brown skin lesion and HIV positive partner. देखो HIV पॉजिटिव है और साथ में ब्राउन स्किन लीजन है. किसकी है? Kaposi sarcoma की है. Which of the following is similar to the Kaposi sarcoma histologically? तो Kaposi sarcoma के सिमिलर कौन होता है? Bacillary एंजियोमाटोसिस. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास न्यू बॉर्न वाज नोटिस हैव ब्लूइश स्वेलिंग ऑन हिज फेस. अब ब्लूइश स्वेलिंग जो है वो कौन सी है? हिमेंजियोमा की है. ठीक है. अब यहाँ पे आपको हिमेंजियोमा का बताया हुआ है. क्या कह रही है? एंजियोमा. malformation of large vessels होगा इसमें. मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द इन्फेंसी है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर पोर्ट वाइन स्टेन बर्थ मार्क के लिए. ठीक है. ये चीज इंपॉर्टेंट है याद रखनी. हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया जिसे हम क्या कह रहे हैं? ओस्लर वेबर रेंडू. तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है? लोकलाइज डायलेटेशन और कन्वलियन ऑफ द वेन्यूल्स एंड कैपिलरी ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन हो रही है. और ऑफन ये कॉम्प्लिकेट होता है बाय द एपिस्टेक्सिस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से. 10-year-old girl has nodule on the skin of the upper chest for the many years. It has not changed in the size. On examination, it is 0.3 centimeter dark red, non-tender, a raised nodule in the smooth surface area. The most likely diagnosis तो ये क्या होगा? hemangioma होगा. ठीक है. अच्छा उसके आगे आपका forehead की swelling भी है, having blood vessel and lymph in it. तो ये क्या होगा? ये भी hemangioma होगा. With regard to strawberry type hemangioma, which of the following statement is correct? तो ये क्या है? Mostly regression occur before 5 years. मतलब ये जो hemangioma है ये 5 years से पहले इसकी regression हो जाती है. इसके अलावा हमने स्ट्रॉबेरी लाइक टंग पढ़ी थी कावासाकी डिजीज में और स्ट्रॉबेरी लाइक स्ट्रक्चर पढ़ी थी किसमें? बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में ना. कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर. जी मैम. सॉरी मैंने बीवी कह दिया. बीवी नहीं, टीवी में होता है. ट्रेकोमोनास वेजाइनालिस के अंदर. ठीक है. स्ट्रॉबेरी लाइक सर्विक्स हो जाती है. चलिए आपका एंड हो गया. अल्लाह हाफिज़.